हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आगे सक्सेस मंत्रा पर। और आज हम आपको पढ़ाएंगे सुपर टेट में विज्ञान का द्वितीय चैप्टर गति। तो जो भी हमसे पहली बार जुड़े हैं तो बता दें, इससे पहले मैं चैप्टर 1 पढ़ा चुका हूँ, वो है आपका दैनिक जीवन में विज्ञान। तो मैं चैप्टर वाइज इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि क्वेश्चन आते हैं कुल 10 सुपर टेट में, विज्ञान में 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। तो मैं चाहता हूँ 10 में से 10 आप सही करके आए, कोई भी क्वेश्चन आपको गलत ना हो। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 गति, यानी इसको बोलते हैं मोशन। पहले पढ़ेंगे गति या मोशन है क्या। समय के साथ किसी निश्चित बिंदु से जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तब उसे गति की अवस्था कहा जाता है। इसमें दो चीजें हैं, समय के साथ समय के साथ कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु से जब कोई वस्तु स्थिति परिवर्तित करती है तो उसे कहते हैं गति। क्या से कहने का, जैसे मैं खड़ा हूं इस समय तो फिर क्या है, मेरी कोई गति नहीं है समय, ठीक है ना। मैं जो खड़ा हूं तो कोई गति नहीं है। अगर मैं चलने लगूं तो फिर वो कहलाएगी मेरी गति। कोई भी चीज़ अगर स्थिर है, अपनी स्थिति पर अगर फिक्स है तो समझ वो गति में नहीं है, वो गति में नहीं है। लेकिन यदि वो चीज़ अगर चलने लगे, अपने स्थान को बदलने लगे समय के सापेक्ष, तो यहाँ से चली यहाँ आई, कुछ समय लगेगा चलने में, फिर बढ़ी, कुछ समय और बढ़ा, तो ये कहेंगे कि अब हमारी ये वस्तु किस में है, मुझे गति में है। तो वही है कि समय के साथ किसी निश्चित बिंदु से, ये निश्चित बिंदु था और ये हमने अब चलना शुरू हो गया ये, तो कहेंगे हमारा ये किस में, गति की अवस्था में, यानी मोशन की अवस्था में। अगर हम एक जगह फिक्स है तो ये गति की अवस्था नहीं कही जाएगी। जब ये चलने लगेगी तब कहेंगे ये अब गति अवस्था में या मोशन अवस्था में है। दूसरा जो है गति के प्रकार एंड टाइप्स ऑफ मोशंस, यानी गति कितने तरह की होती है। तो गति कई प्रकार हो सकती है, जैसे रेखीय गति, यादृच्छिक गति, वृत्तीय गति, दोलनीय गति, ऊर्ध्व गति। तो इसमें सबसे पहले करेंगे रेखीय गति। रेखीय गति क्या है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे रेखीय गति कहते हैं। रेखीय वर्ड किससे बना है, रेखा से। रेखा किसे कहते हैं, हमने सीधी खींच दें, ये क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी रेखा। ये क्या होती है, रेखा। तो जब भी कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो कहेंगे वो रेखीय गति की अवस्था में है। उदाहरण, सड़क पर चलता आदमी और बंदूक से छोड़ी गई गोली। कोई सड़क, लंबी सड़क है और आदमी चल रहा है सीधे जो करके, इसका मतलब किस गति में चल रहा है, ये उसी गति है रेखीय गति। मतलब एक रेखा में सीधा चलना चाहिए उसे, तो कहा जाएगा रेखीय गति। बंदूक से जब गोली निकलती है तो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, यानी ऐसे घूमते हुए जाए, वो सीधी सीधी जाती है एक रेखा में, इसलिए उसको कहेंगे हम रेखीय गति। दूसरी गति हमारी यादृच्छिक गति। दूसरी गति कौन सी, हमारी यादृच्छिक गति। इसमें यदि हम तोड़ें इसको तो उसमें टू से एक इच्छा टूटेगा, इसमें याद धन इच्छिक गति। इच्छिक मतलब अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से, कोई फिक्स पथ नहीं है, हम कहीं भी हम गति कर सकते हैं। तो यादृच्छिक गति यानी गति की ऐसी अवस्था जिसमें गति किसी निश्चित पथ पर, क्या है इसमें, एक निश्चित पथ पर और निश्चित दिशा में नहीं हो, यानी न तो उसका रास्ता निश्चित हो। गति की ऐसी अवस्था जिसमें गति किसी निश्चित पथ पर एक निश्चित दिशा में नहीं हो, यादृच्छिक गति कहलाती है। यादृच्छिक यानी याद धन इच्छिक, यानी अपनी इच्छा से, न तो उसका रास्ता निश्चित है और न उसकी दिशा निश्चित है, उसे बोलते हैं यादृच्छिक गति। जैसे मक्खी गति, जब मक्खी उड़ती है तो उसका कोई निश्चित रास्ता नहीं, कभी ऐसे उड़ सकती है, ऐसे उड़ सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, यानी कोई भी उसका न तो निश्चित रास्ता है और न ऐसी कोई निश्चित दिशा है, उसे बोलेंगे यादृच्छिक गति। फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी की गति आदि। फुटबॉल जब होता है मैच फुटबॉल का, तो जो खिलाड़ी आते हैं किसी तरफ जा सकते हैं, बॉल इधर जा रही, इधर भाग गए, इधर चले गए, ऊपर चले गए, कूद गए, थोड़े कूद गई, यानी कोई भी उनकी दिशा निश्चित नहीं है, तो वो भी कहलाएगी हमारी यादृच्छिक गति। और समझिए एक बात और, जैसे चोर है अगर और पुलिस आ जाए तो चोर गति कैसे हो जाएगी,
क्या चोर सीधी रेखा में भागेगा या चोर कोई निश्चित उसमें भागेगा? वो कैसे भाग सकता है? उसे क्यों, उसे बचना है पुलिस से, तो वो उल्टे सीधे भागेगा, आपको इधर ही भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, तो वो गति होगी उसकी यादृच्छिक गति। तृतीय है वृत्तीय गति। नाम से क्लियर है। वृत्त किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं हम सर्कल या वृत्त। इसे बोलते हैं हम सर्कल या वृत्त। तो वृत्तिगत क्या है? वृत्ताकार पथ पर चलने की स्थिति वृत्तिगत कहलाती है। उदाहरण पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण, नाम ही वृत्तिगत है। यानी कोई वस्तु इस गोल गोल घूम रही है तो उसको कहते हैं हम वृत्तिगत। यानी एक वृत्त में कोई वस्तु अगर इस आकार में घूम रही है तो हम कहेंगे कि हमारी कौन सी गति है? हमारी वृत्तीय गति है। उदाहरण है इसका पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण। सूर्य ये है और सूर्य मान लो ये है और पृथ्वी घूम रही है ये चारों तरफ, तो क्या है? ये कैसी गति है? ये है उसकी वृत्तीय गति। या फिर हम कोई इस धागा में किसी चीज़ को बांध लें, किसी गोले, छोटे गोले को धागा में उसको जो घुमाएं तो गति, वो तो गोला कौन सी गति करेगा? चारों तरफ धागे, वो कहलाएगी हमारी वृत्तीय गति। सीधी बात है। जो वृत्ताकार पथ पर कोई गति कर रहा है उसे बोलते हैं वृत्तीय गति। चौथी है दोलनी गति। दोलन, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से के आगे पीछे चलती है तो वह दोलनी गति कहलाती है। जैसे झूले की गति। दोलनी गति क्या है? जैसे कोई चीज यहां पर फिक्स है मान लीजिए, और यहां पर हमने कोई चीज बना हुआ है इस पर, अब हमने इधर खींच के इसको छोड़ दिया तो क्या होगा? ये इधर उधर गति, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो ये गति कहलाती है दोलनी गति। जैसे होता है ना घड़ी, पेंडुलम वाली घड़ी, तो उसमें जो घूमता है ना बीच में, वो कैसी गति है? दोलनी गति। झूला भी ऐसी होता है, झूला ऊपर एक जगह फिक्स होता है, और क्या है झूला? तो झूले गति ऐसी होती है। कैसी होती है? इस तरह की। तो ये गति क्या कहलाती है? आपकी दोलनी गति। पांचवी गति है ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व का मतलब आशय क्या है? देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होती है हमारा क्षैतिज, एक होता है ऊर्ध्व। क्षैतिज किसे किसे कहते हैं? ये एक्स अक्ष के समय, एक्स अक्ष, इसको एक्स माना गया है, इसको माना गया है वाई। फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में इसको एक्स अक्ष मानते हैं, इसको वाई अक्ष मानते हैं। तो ये जो है हमारे एक्स, इसको बोलते हैं क्षैतिज अवस्था, क्षैतिज। और ये क्षैतिज के लंबवत होता है ऊपर को, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व। ये ऊर्ध्व है ऊपर और इसको मानते हैं क्षैतिज। जैसे ये हमारा क्या है? ये हमारा मार्कर है, वो कैसे किस अवस्था में रखा हुआ है? ये हमारी क्षैतिज अवस्था में, पड़ी अवस्था में, इसे बोलते हैं क्षैतिज अवस्था। यदि हम इसको ऐसा कर दें तो अब हमारी कैसी अवस्था हो गई? ये होगी हमारी ऊर्ध्व अवस्था। ये क्षैतिज अवस्था और ये ऊर्ध्व अवस्था, दोनों अवस्थाएं एक दूसरे कैसे होती? लंबवत, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है क्षैतिज अवस्था, और ऊर्ध्व अवस्था में कौन सा कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो क्लियर हो गया आपको क्षैतिज ऊर्ध्व। ऊर्ध्व गति क्या है? जब कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर यानी क्षैतिज से लंबवत, क्षैतिज से लंबवत दिशा में गति करती है तो वह ऊर्ध्व गति कहलाती है। यानी क्षैतिज से लंबवत, यानी कोई चीज ये है और अगर ये चलेगी तो कहेंगे क्षैतिज गति कर रही है ये, लेकिन अगर ये ऐसे गति करे ऊपर को तो कहेंगे कैसी गति है ये गति है हमारी ऊर्ध्व गति। जैसे रॉकेट जो अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, रॉकेट गति कैसी होती है? रॉकेट गति होती है हमारी ऊर्ध्व गति। वो सीधा रखा जाता है और एकदम ऊपर को जाता है, तो रॉकेट हमारा कौन सी गति कर रहा है? रॉकेट हमारा गति कर रहा है ऊर्ध्व गति, ठीक ऊपर। नंबर 6 पर है गति का समीकरण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, गति का समीकरण। तो गति विषयक समीकरणों का प्रतिपादन इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने किया, जो निम्न है। ये गति विषयक समीकरण किसने दिए? ये दिए थे महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने। और ये क्या है? ये गति के समीकरण आते हैं कभी कभी, ये गति के 3 समीकरण हैं। तो 3 समीकरण समझने से पहले इसके संज्ञा समझते हैं। इसमें तीनों इसमें हुए, एक u है, एक v है, एक a है और एक t है।
इसमें जो ये u है, u क्या होता है, u का अर्थ होता है प्रारंभिक वेग, यानी कोई चीज जो चली तो किस वेग से चलना प्रारंभ हुई, स्टार्टिंग स्पीड, तो प्रारंभिक वेग बोलते हैं u। ए फॉर होता है एसिलरेशन यानी त्वरण, ए फॉर एसिलरेशन यानी त्वरण। टी समय यानी टी फॉर टाइम। और एस होता है एस आता होता है चली हुई दूरी। और उसमें एक वी और वी होता है अंतिम वेग। तो u और v दोनों वेग के संकेत हैं। u है हमारा प्रारंभिक वेग, यानी कोई चीज गति करनी शुरू हुई, गति करना स्टार्ट हुई, वो हमारा u कहलाएगा। और जो अंत में जो स्पीड थी उसकी वो कहलाएगा अंतिम वेग यानी v। u प्रारंभिक वेग और v अंतिम वेग। a एक्सीलरेशन त्वरण, t फॉर टाइम, s फॉर डिस्टेंस। तो पहला समीकरण है, गति का समीकरण पहला है v इक्वल टू ए यू प्लस ए टी। ये आपने हाई स्कूल में भी याद किए होंगे, याद होंगे काफ़ी को। तो दो चार पढ़ेंगे अब समझ में आ जाएगा। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आ जाते हैं कि इसे कहते हैं गति का प्रथम समीकरण। ये क्रम से हैं। ये पहला v बराबर यू प्लस ए टी क्या है, ये गति का प्रथम समीकरण है। दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति का द्वितीय समीकरण है। और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये गति का तृतीय समीकरण है। इस प्रकार आपके गति के तीनों समीकरण पूरे होते हैं। इनको आप अच्छी तरह याद कर लें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रक्षेप गति क्या है? जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित की जाती है तो उसका पथ परवलयाकार हो जाता है। पिंड की यह गति प्रक्षेप गति कहलाती है। कहने का अर्थ क्या है? दो तरह के होते हैं, एक तो होता है दो तल होते हैं, एक तो होता है क्षैतिज तल और एक होता है ऊर्ध्वाधर तल। ये चित्र आप देख रहे होंगे, तो ये तो है हमारा क्षैतिज तल। ये किस तल है? ये हमारा क्षैतिज तल। और ये ऊपर 90 डिग्री वाला ये हमारा ऊर्ध्वाधर तल। तो जब भी कोई क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए हम यहाँ मान लो कोई कोण है थीटा, ये कोण मान थीटा, हम इस कोण से कुछ ही फेंके, मतलब गेंद है, गेंद हमने यहाँ फेंकी तो गेंद ऐसे जाएगी और यहाँ जाकर वापस तल पर लौट आएगी। ये होगी हमारी कौन सी गति? प्रक्षेप्य गति। क्यों? उसने क्षैतिज से कुछ थीटा कोण बनाते हुए हमको इसको फेंक रहे हैं, तो फेंकने से ये जाएगी और यहाँ के लौट करके आ जाएगी। तो ये जो मैक्सिमम गई ऊपर, इसको बोलेंगे अधिकतम ऊंचाई, और ये गति कहलाएगी प्रक्षेप्य गति। तो जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में यानी ऊपर फेंकी जाती है इस तरह यूं करके, तो उसका पथ परवलयाकार। ये जो आकृति है किसकी आकृति है? ये आकृति है परवलय की। किसकी? परवलय की। तो कहेंगे परवलयाकार। तो पथ उसका रास्ता परवलयाकार हो जाता है। पिंड की यह गति प्रक्षेप गति कहलाती है। तो अब क्लियर हो गया होगा कौन सी गति? हम क्षैतिज से हम कोई गेंद फेंके इस तरह ऐसे ऊपर को कुछ कोण बनाते हुए, क्षैतिज ये है, तो कुछ हम कोई गेंद फेंकते हैं तो कोई जो गेंद ऊपर जाएगी फिर गिरेगी, तो ये जो हमारी गति हुई ये हमारी कहलाएगी प्रक्षेप्य गति। अब प्रक्षेप गति में इसी में ही ये 3 पॉइंट और हैं। पहला है उड्डयन काल। उड्डयन का मतलब होता क्या है? उड्डयन का अर्थ होता है उड़ान। उड्डयन माने उड़ान। तो उड्डयन काल को बोल सकते हैं उड़ान काल, यानी कितने समय उसने उड़ान भरी, कितने समय वो हवा में रहा। तो उड्डयन काल क्या है? पिंड को फेंकने तथा उसके वापस पृथ्वी पर गिरने तक के बीच के समय को उड्डयन काल कहते हैं। यानी हमने कोई गेंद या पिंड यहाँ से फेंका और ये ऊपर गया और लौट के ये पृथ्वी पर आ गिरा, तो हमारे फेंकने से लेकर के और लौट करके पृथ्वी पर वापस आने में जो समय लगा, जो इसे समय लगा, उसको बोलेंगे उड्डयन काल। जैसे हमने कोई गेंद फेंकी और गेंद पर वापस पृथ्वी पर जमीन लौटने में, पृथ्वी तरफ छूने में बीच में जितने समय तक वायु में रही उस समय को कहेंगे उड्डयन काल। यानी कितने समय तक गेंद हमारी उड़ान में रही, यानी हवाई में रही, वो कहलाएगा उड्डयन काल। उड्डयन काल बोलते होता है टी फॉर टाइम। टी वाला सूत्र हो इसका 2u sin थीटा अपॉन जी। u हमारा प्रारंभिक वेग है, थीटा कोण है
और जी फॉर गुरुत्व। तो उड्डयनकाल होता है T बराबर 2u sin थीटा अपॉन स्मॉल जी। यहाँ थीटा कोण है और u है प्रारंभिक वेग। दूसरा, प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई। महत्तम मतलब मैक्सिमम ऊंचाई। हमने जो प्रक्षेप किया था वो सबसे ऊंचाई कहाँ पर है? ऊंचाई यहाँ पर भी है, ऊंचाई यहाँ पर भी है, ऊंचाई यहाँ पर भी है। सबसे मैक्सिमम ऊंचाई ये यहाँ पर अंतिम पॉइंट, इस ऊंचाई को बोलेंगे मैक्सिमम यानी महत्तम ऊंचाई। तो क्या हुआ? पिंड अपने प्रक्षेप्य पथ में जिस अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करता है वह प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई कहलाती है। यानी पूरा प्रक्षेप्य पथ है, तो जब फेंकेंगे वहीं से ऊंचा होना शुरू हो जाएगा। वो तो यहाँ भी ऊंचाई होगी, यहाँ पर ऊंचाई भी होगी, यहाँ पर भी ऊंचाई होगी। देखिए ये मैक्सिमम यहाँ तक गया पिंड, फिर यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ है। तो जिस बिंदु पर वो अधिकतम गया है तो वो कहलाएगी, वहाँ से सीधी दूरी कहलाएगी हमारी प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई यानी h। इसको क्या बोलेंगे? h। h का सूत्र होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दोनों में क्या अंतर है इस उड्डयन काल में और ऊंचाई में? कि यहाँ 2u था, यहाँ 2 पर कर दिया यानी u स्क्वायर हो गया, यहाँ भी स्क्वायर आ गया है और यहाँ भी 2 आ गया है। ठीक है ना? क्या हुआ? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g h। अब है परास। तीसरा क्या है? परास। परास क्या होता है? पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे परास कहते हैं। और सूत्र परास का होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये होता है परास। परास क्या हुआ? हमने कोई गेंद यहाँ से फेंकी और यहाँ ये प्रक्षेप गति करते हुए और यहाँ पे आगे गिरी, तो यहाँ से प्रारंभिक बिंदु यहाँ फेंकी और कहाँ गिरी, उसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? उसका परास, यानी इसको बोलेंगे r। यानी जिस बिंदु से हमने गेंद फेंकी और जहाँ गेंद गिरी उसके बीच की दूरी कहलाती है परास। ये r क्या यहाँ पर? परास है। तो पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे परास कहते हैं। और सूत्र परास का होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये तीनों सूत्र मिलते जुलते, थोड़ा अंतर है बस। एक कॉमन चीज है u sin थीटा अपॉन g। u sin थीटा अपॉन g तीनों में u sin थीटा अपॉन g, u sin थीटा अपॉन g, u sin थीटा अपॉन g। बस में थोड़ा सा हेर पे कर दिया, यहाँ पे 2u हो गया है, यहाँ पे u स्क्वायर sin स्क्वायर 2g हो गया है, यहाँ पे u यहाँ 2 और यहाँ 2 हो गया है बस। अब है प्रश्न नंबर 8। लंबी कूद में सबसे ज्यादा उछाल मारने के लिए खिलाड़ी को 45 डिग्री पर कूदना चाहिए। ये प्रश्न ये आता है कि लंबी कूद हो रही हो, लंबी कूद हो रही हो और हमें सबसे ज्यादा हमें उछाल मारना है लंबी कूद में, तो हम कितने एंगल से कूदें कि हम अधिकतम दूरी प्राप्त कर सकें? उसका उत्तर है 45 डिग्री यानी 45 अंश। यदि हम 45 अंश, ये जैसे ये पूरा कितना होता है? ये हमारा ये पूरा होता है हमारा 90 डिग्री। ये पूरा कितना होता है? 90 डिग्री। तो 90 का आधा कितना होता है? 45। ये है 45। तो यदि हम 45 डिग्री पर यदि हम कूदें, जैसे हम भाग रहे हैं और जब हम जंप पर कूद रहे हैं तो 45 अंश कोण बना दें। कितने का? 45 डिग्री का। इस तरह ये तो नीचे होगा बेस। अगर हम देखें, मान लो ये हमारी वो है, अर्थ है, और हमको ये बन गया हमारा, ये तो 90 हो गया 90 डिग्री और ये हो गया हमारा 45 डिग्री। तो यदि हम इस एंगल से अगर कूदते हैं 45 डिग्री से तो मैक्सिमम दूर हमारी हम उसको कूदेंगे। तो कितनी दूरी चाहिए हमको? कितना डिग्री चाहिए? 45 अंश। तो 45 अंश पे यदि हम कूदेंगे तो हमारी कूद सबसे ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार कहाँ सबसे अधिक होता है और कहाँ सबसे कम होता है? ये क्वेश्चन बहुत आता है साइंस में। किसी पिंड का भार कहाँ सबसे अधिक होता है और कहाँ सबसे कम होता है? समझ करिए, ये कोई हमारा ये है, इसको कहेंगे नॉर्थ, इसको बोलेंगे साउथ। ये तो उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव और ये होगी भूमध्य रेखा। ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव
और ये होगी हमारी भूमध्य रेखा, जो भूमध्य पृथ्वी के बीच से हो जाती है, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। कहाँ तक होता है? ध्रुवों पर। यानी पिंड का भार यहाँ सबसे अधिक होगा और उस पिंड का भार यहाँ भी सबसे अधिक होगा, लेकिन भूमध्य रेखा पर यदि पिंड है कहीं पर तो उसका भार सबसे कम होगा। और समझिए, पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। यानी अगर ध्रुव नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर ध्रुवों पर यदि हमारा कोई पिंड रखा है तो उसका भार मैक्सिमम होगा, सबसे अधिक। लेकिन यदि भूमध्य रेखा इस बीच रेखा पर कहीं पिंड है तो उसका भार सबसे कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है 10वां, किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है, यानी कम मालूम पड़ता है। यानी लिफ्ट तो लगी होती है, बड़े बड़े फ्लैट होते हैं, उनमें लिफ्ट लगी होती है, तो लिफ्ट में हम ऊपर भी जाते हैं और लिफ्ट में हम नीचे भी आते हैं, तो हमें अपना भार यानी अपना वजन सबसे अधिक कम मालूम पड़ता है जब लिफ्ट तीव्र गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट तीव्र गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट ऊपर तेज तीव्र गति जाएगी तो हमें लगेगा हमारा वजन थोड़ा और बढ़ गया है। इसका उल्टा भी है, हमें वजन हल्का कब लगता है अपना, जब लिफ्ट तीव्र गति से नीचे आ रही हो। दोनों बातें हैं। हमारा जो वास्तविक भार है उससे में अधिक कब लगेगा, जब लिफ्ट तीव्र गति से ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही तो हमें लगेगा हमारा भार अधिक हो गया है, लेकिन वही लिफ्ट जब तीव्र गति से नीचे आ रही है तो हमें भारहीनता का यानी अपने भार कम होने का भी अनुभव होगा। इसका एक एग्जाम्पल देखा होगा आपने झूलों पर, जो बड़े झूले होते हैं, बड़े सर्कस मेलों में आते हैं बड़े झूले इस तरह बड़े बड़े वाले, तो जब झूला नीचे से ऊपर जाता है तो हमें ऐसा लगता है बड़ा अंदर बेचैनी होती है अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे अंदर जो भार है वो हमारा कम होता जा रहा है। जितनी तेज वो चरक चलेगा ऊपर, वो जितनी स्पीड से नीचे वो आएगा उतना ही हमें भार कम महसूस होगा, और जितनी स्पीड से ऊपर जाएगा उतनी भार हमें अधिक मालूम पड़ेगा। वही है कि जब लिफ्ट तीव्र गति से ऊपर जाती है तो हमें भार कैसे मालूम पड़ता है, अपना भार अधिक लगता है, लेकिन यदि वो तीव्र गति से नीचे आ रही है तो भार हमें कम महसूस होगा। अगला प्रश्न नंबर 11, यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच दूरी वर्तमान दूरी की दोगुनी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? वो बल है जो पृथ्वी और सूर्य को आपस में बांधे हुए है। यानी सूर्य के सारे ग्रह किस चक्कर लगाते हैं? सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के। और क्यों लगा रहे हैं? सूर्य जी है तो सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के। कौन सा बल है जो उनको रोके हुए है? उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इस बल के कारण सारे ग्रह सूर्य के आकर्षण से खिंचे हुए हैं। तो यह कह रहा है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दुगनी कर दें, यानी इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको हम डबल कर दें तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो उत्तर वर्तमान का 1/4 यानी 1/4। यानी गुरुत्वाकर्षण बल यदि 16 है तो वो 6 रह जाएगा। ये कहने का मतलब है, अगर मान लें कि गुरुत्वाकर्षण बल अगर 16 है, 16 है, तो 1/4 कितना हो गया? 4 चौके 16, यानी कितना रह जाएगा? 4 रह जाएगा। यानी अगर बीच की दूरी दुगनी कर दी है तो गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 रह जाएगा। क्वेश्चन 12 अगला, पीसा की झुकी मीनार झुकी क्यों है? जो पीसा की मीनार बनाई है ये प्रसिद्ध है, आता है कि सबसे झुकी हुई मीनारों में कौन सी मीनार प्रसिद्ध है? तो झुकी हुई मीनारों में पीसा की मीनार प्रसिद्ध है। और वो लेकिन झुकी क्यों है, सीधी क्यों नहीं बनाई? यानी झुकी में वो गिर क्यों नहीं रही है? ये भी कारण है। तो उसका ये है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर है। जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जो रेखा जा रही है ऊपर को, गुरुत्वाकर्षण केंद्र ये है और ऊर्ध्वाधर रेखा ये जा रही है, तो रेखा क्या है? वो तल के अंदर है। अगर रेखा तल से बाहर निकल जाएगी तो मीनार रुक नहीं सकती, मीनार गिर जाएगी। वो रुक इसीलिए है कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जो रेखा जा रही है वो तल के अंदर है, इसी कारण झुकी होने बावजूद भी मीनार गिर नहीं रही है, वो स्थिर है। अगर ये ऊर्ध्वाधर रेखा तल के बाहर चली जाएगी तो मीनार रुक नहीं सकती, गिर जाती। तो ये उत्तर है इसका कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर है, इसीलिए मीनार झुकी हुई है और बची हुई है। 13वां प्रश्न है, गर्मियों में लोलक घड़ी धीमी क्यों हो जाती है? लोलक घड़ी होती है ना, दीवार घड़ी,
उसमें इस तरह हिलता रहता है, उसको बोलते हैं लोलक घड़ी। तो गर्मियों में क्या होता है, वो टाइम उसका कुछ धीमी सुस्त पड़ जाती है, धीमी मतलब घड़ी सुस्त पड़ जाती है। ऐसा क्यों? उसका उत्तर है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से कारण, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं वो गर्मियों में फैलते हैं, बढ़ते हैं। तो गर्मियों में क्या है, लोलक है, लोलक की लंबाई है वो कुछ और बढ़ जाती है, थोड़ी सी बढ़ती है लेकिन बढ़ जाती है थोड़ी बहुत। तो बढ़ने से क्या है, फिर वो उतना ही धीमे गति करेगा। तो धीमी गति करेगा तो क्या होगा, उसकी जो घड़ी है, वो लोलक घड़ी, वो धीमी हो जाएगी, क्यों? वो लोलक पर ही चलती है एक तरह से। 14वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में किसी वस्तु का भार कितना होता है? यानी कुछ वस्तु होता है, कोई पूछे कि अंतरिक्ष में मनुष्य का भार कितना होता है, अंतरिक्ष में कोई जानवर पहुंचा दें उसका भार कितना होता है, तो आंसर उसका एक ही है, 0। यानी अंतरिक्ष में कोई वस्तु सही, चाहे कितनी हल्की सही और चाहे कितनी भारी सही, अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु का भार होगा 0, यानी 0, यानी भारहीन होगा वो। ठीक है ना? तो इस तरह आपके ये क्वेश्चन नंबर 14 पूरा हो गया। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 15। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है और सामान्य विज्ञान में प्रश्न अक्सर आता है, किसी परीक्षा का हो चाहे, कि न्यूटन का सिद्धांत न्यूटन ने क्या सिद्धांत दिया था? तो न्यूटन दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। पहले थोड़ा इसमें गुरुत्वाकर्षण वर्ड कई बार आएगा, तो थोड़ा आपको गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्लियर कर दें। गुरुत्व होता क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल ये है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी है, प्रत्येक वस्तु क्या करती है, अपनी तरफ उसको खींचती है। जैसे सपोज कीजिए ये मार्कर है, अब मैं इसको छोड़ूं तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर नीचे। ये कहाँ आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर नहीं गया ना। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी से अपनी तरफ मार्कर को खींच रही है। हम सीधे क्यों खड़े हुए हैं? कोई तो बल है जो हम खींच रहा है। तो ये भी बल कौन सा है, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है जो हम पृथ्वी खींच रही है। इसलिए हम बैलेंस में बने हुए हैं। अगर पृथ्वी खींचना बंद कर देगी तो हमारा बैलेंस रहेगा ही नहीं, जैसे अंतरिक्ष में होता है। ठीक है ना? तो जैसे ये मान लीजिए, थोड़ा चित्र समझाने का प्रयास किया है मैंने। ये मान लीजिए पृथ्वी तल है और ये इसकी गुरुत्वाकर्षण की लिमिट है, यानी वह लिमिट जहाँ तक वो शक्ति काम कर रही है। ये गुरुत्वाकर्षण बल, ये सीमा से मतलब ये है कि अगर हमने कोई पिंड यहाँ से उछाला और गुरुत्वाकर्षण की सीमा जो लिमिट है वहाँ के पास नीचे ही है, तो वो चीज़ हमारी पिंड लौट के पुनः पृथ्वी तल पर आ जाएगा। लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण की जो सीमा है, इस सीमा से ऊपर पिंड चला गया तो फिर लौट कर अब नीचे नहीं आएगा, क्यों? गुरुत्वाकर्षण की लिमिट से बाहर हो जाएगा। तो पृथ्वी को जो खींचती है अपनी तरफ, वो शक्ति, उसको बल कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर गुरुत्व भी बोल देते हैं जी। और इसकी लिमिट है, उसे बोलते हैं गुरुत्व की सीमा। इस सीमा से यदि नीचे रह जाता है कोई पिंड तो वापस पृथ्वी पर लौट के आएगा, क्यों? वो उसको पृथ्वी की तरफ खींचेगी। लेकिन इस सीमा से यदि ऊपर चला गया तो लौट कर पिंड वापस नहीं आएगा। तो 15% क्लियर हो गया कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। अब पढ़ते प्रश्न नंबर 16। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री सीधे नहीं खड़े रह सकते, क्यों? वही बात अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था मैंने। जैसे हम इसमें सीधे खड़े हैं, लेकिन अंतरिक्ष में क्या है, हम सीधे खड़े नहीं हो पाते, कभी इधर घूम जाते हैं, कभी इधर घूम जाते हैं, कभी इधर घूम जाते हैं। यानी हमको बैलेंस रहने के लिए कुछ ही पकड़नी पड़ती है अंतरिक्ष में। क्यों? वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल G=0, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल क्या, 0 हो जाता है। और यहाँ अपने यहाँ क्या है, पृथ्वी हमें खींच रही है गुरुत्वाकर्षण G से। G होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी गुरुत्वाकर्षण बल की एक लिमिट है। तो पृथ्वी हमें किस बल से खींच रही है, तो इसीलिए हम सीधे खड़े हुए हैं। लेकिन अंतरिक्ष में ये बल समाप्त हो जाता है, इस कारण अंतरिक्ष यात्री क्या तैरते रहते हैं इधर उधर। तो क्या कारण है कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह सकते, कि वहाँ गुरुत्व न होने के कारण, या कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के न होने के कारण। प्रश्न 17 पढ़ेंगे। लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से गिराने पर कौन जमीन पर पहले गिरेगा? 3 चीजें हैं, एक लकड़ी है, एक लोहा है और एक मोम है। इसके 3 टुकड़े हैं। तीनों टुकड़े क्या हैं और कैसे हैं? समान आकार के हैं और समान ऊंचाई से गिरा रहे हैं। इनका जो आकार है वो तीनों का समान है। किसका? लकड़ी, लोहा और मोम, इन तीनों के टुकड़ों का आकार समान है
और उनको समान ऊंचाई से नीचे गिरा रहे हैं, तो कौन सा टुकड़ा पहले गिरेगा? है, तो ये इसका उत्तर है सभी साथ साथ पहुंचेंगे। 3 टुकड़े साथ कब पहुंचेंगे उसकी भी कंडीशन है, जब निर्वात होगा तब। यानी अगर निर्वात की स्थिति है तो तीनों टुकड़े लकड़ी, लोहा और मोम तीनों टुकड़े साथ साथ पृथ्वी पर गिरेंगे, या दोनों को समान से गिरा जाएगा तो। निर्वात किसे कहते हैं? निर्वात कैसे कहते हैं? निर्वात ये होता है जैसे हम कमरे में हैं इस समय, और कमरे में क्या वायु भी है। अगर कमरे से सारी वायु निकाल ली जाए, कमरे से सारी वायु निकाल ली जाए, एयर निकाल ली जाए, तो कहेंगे निर्वात। तो उस कंडीशन में जब हवा ना हो अंदर, बिल्कुल हवा निकाल खींच ली जाए मशीन द्वारा, तो हम कहेंगे निर्वात। और इस स्थिति में अगर 3 टुकड़े में समान ऊंचाई डालेंगे तो तीनों के टुकड़े साथ साथ पृथ्वी पर गिरेंगे। लेकिन ये निर्वात है तो ऐसा नहीं होगा, जो भारी वस्तु पहले गिरेगी। ये तो क्लियर है। तो क्या है इसमें कि तीनों के समान टुकड़े को समान ऊंचाई से गिराने पर कौन जमीन पर पहले गिरेगा? उत्तर सभी साथ साथ पहुंचेंगे निर्वात की स्थिति में, यानी जब वायु को निकाल लिया गया हो तब। यदि वायु है तो स्थिति नहीं होगी। प्रश्न 18 है, पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तीव्र गति से तथा ग्रीष्म काल में मंद गति से चलने का कारण क्या है? उसके आवर्तकाल का घटना और बढ़ना है। कहने का ये है, ये पेंडुलम घड़ी होती है, एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें नीचे लगा होता है, पेंडुलम हिलता रहता है, उसे बोलते हैं पेंडुलम घड़ी। तो उस पेंडुलम घड़ी क्या होता है कि शीतकाल में यानी ठंड में तो बहुत तेज चलती घड़ी, और गर्मियों में क्या है वो सुस्त पड़ जाती है। इसका कारण क्या है? तो शीतकाल में तेज चलती है, उसका कारण है इसके आवर्तकाल का घटना, उसका आवर्तकाल घट जाता है। और गर्मियों में सुस्त हो जाती है, इसका कारण है इसके आवर्तकाल का बढ़ना। अब कैसे थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेंडुलम है, ये क्या है? पेंडुलम है। और क्या होगा शीतकाल में ये क्या होता है? जो होता है सब मेटल का, और ग्रीष्म ऋतु में जो धातु गुण होता है वो होता है बढ़ने का, यानी धातुएं अपन आकार थोड़ा बढ़ा लेती हैं, गर्मियों में फैल गई। तो क्या शीत ऋतु में तो बढ़ेगा नहीं आकार, तो ये अपनी स्पीड से चलता रहेगा, यानी इसका क्या होगा? ये तीव्र गति रहेगी। जब आवर्तकाल का क्या मतलब होता है? एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। यानी एक आवर्त को, एक पूर्ण चक्र को, पेंडुलम को पूरा होने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। तो सर्दियों में क्या होगा? ये अपने जो भी आकार फिक्स रहेगा उसका थोड़ा कम ही हो सकता है, तो वो चक्र आवर्तकाल अपना चक्र जल्दी पूरा कर लेगा। जल्दी मतलब उसका आवर्तकाल हो जाएगा कम, और जब आवर्तकाल कम हो जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और ये घड़ी चलने लगेगी कैसी? तेज, तीव्र गति से शीतकाल में। गर्मियों में क्या है? अब गर्मियों में मान लीजिए थोड़ा सा इतना हिस्सा बढ़ गया, कुछ तो बढ़ना है, धातु में मेटल है, तो गर्मी में बढ़ गया। अब थोड़ी जब वजन बढ़ गया, लंबाई बढ़ गई पेंडुलम की, तो अब ये थोड़ी आराम से चलेगी। क्या चलेगी? थोड़ी आराम से। जब आराम चलेगी इसका मतलब एक आवर्त को, इसके एक चक्कर को पेंडुलम पूरा करने में थोड़ा समय अधिक लगेगा। जब समय अधिक लग रहा है एक चक्कर पूरा करने में, तो घड़ी हो जाएगी सुस्त। बस में आई नहीं आई? मतलब सर्दियों में क्या था? उसका आकार थोड़ा 19 हो जाएगा, तो क्या है वो अपना चक्कर आवर्तकाल जल्दी लगा लेगी। जब जल्दी लगा लेगी चक्कर, तो घड़ी का जो है वो हो जाएगी तेज, यानी कि ऐसा लगेगा घड़ी थोड़ा सा तीव्र चल रही है। लेकिन जो गर्मियों में क्या है कि थोड़ा सा जो बढ़ जाती है लंबाई पेंडुलम की, जब लंबाई बढ़ जाएगी तो क्या इसका जो थोड़ा चक्र है वो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और जो आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो घड़ी हो जाएगी थोड़ी सुस्त। तो इसलिए यही कारण है कि ग्रीष्म शीतकाल में तीव्र गति से क्यों होता है कि उसका आवर्तकाल घट जाता है, और ग्रीष्म काल में मंद गति चलने का कारण क्या है? आवर्तकाल का बढ़ना। 19वां प्रश्न है, 19वां पॉइंट है, जिस वेग को पाकर कोई वस्तु पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर जाता है उसे पलायन वेग कहते हैं। इसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये पलायन वेग भी क्वेश्चन आता है कि इसका मान कितना है? 4 ऑप्शन दे देंगे। 11.2 किलोमीटर है, 13.4 किलोमीटर, 12.8 किलोमीटर, 10.9 किलोमीटर। तो आपको किस टिक लगाना है? 11.2 किलोमीटर पर। अब समझिए पलायन वेग क्या है। पलायन वेग यानी पलायन कर जाए। कहने का अर्थ ये है जैसे हमने कोई चीज़ यहाँ से पिंड यहाँ से फेंका पृथ्वी से, अगर ये गुरुत्वाकर्षण की सीमा के अंदर रहेगा, कोई पिंड है और गुरुत्वाकर्षण जो सीमा है उसके अंदर रहेगा, तो लौट कर वापस पृथ्वी पर गिर जाएगा। लेकिन हम उस पिंड को इतनी स्पीड से फेंकें कि वो इस सीमा को पार कर जाए, तो फिर लौट के नहीं आएगा, उसको बोलेंगे पलायन वेग, यानी पलायन कर गया।
यानी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आया वो पिंड, वो पृथ्वी की सीमा से पलायन कर गया, यानी अंतरिक्ष में निकल गया, तो उसे क्या बोलेंगे, पलायन वेग। और उसके लिए स्पीड कितनी चाहिए, उसके लिए स्पीड चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि हम किसी पिंड को इतना स्पीड से करें कि 1 सेकंड में वो 11.2 किलोमीटर पहुंच जाए, कितना, 1 सेकंड में, केवल 1 सेकंड में कितना, 11.2 किलोमीटर। अगर इस स्पीड से फेंकते हैं कोई चीज़ को तो हमारी वो चीज़ लौट कर वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो पलायन वेग को प्राप्त कर लेगी। तो चीज़ क्लियर हुई कि क्या है कि जिस वेग को पाकर कोई वस्तु पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा के पार चला जाता है उस वेग को पलायन वेग कहते हैं, और उसका मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस स्पीड से हम कोई चीज फेंकें तो वो गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाएगी और वापस पृथ्वी लौट करके नहीं आएगी। 20वां सवाल, 20वां है पॉइंट, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब पृथ्वी पर कितना पलायन वेग है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्यों यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, यानी पृथ्वी हमें जो खींच रही है वो किससे खींच रही है, वो अधिक वेग से खींच रही है, जबकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है बहुत कम। क्यों, वह कम खींच रही है हमें, इसीलिए वहाँ पर जो पलायन वेग उसका मान भी कम होगा। कितना होता है, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। कहाँ पर, चंद्रमा पर। यानी पृथ्वी पर आ जाए तो हम पृथ्वी का लिखेंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और चंद्रमा का लिखेंगे 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको ध्यान रखें चीज को। अब पॉइंट 21, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6वां भाग होता है। यानी पृथ्वी पर जितना गुरुत्वीय त्वरण जी काम करता है, जी कितना माना गया है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जितना पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर है उसका कितना होता है चंद्रमा पर, चंद्रमा होता है उसका 6वां हिस्सा 1.6। सपोज कीजिए अगर पृथ्वी पर हम जी मान लें गुरुत्व त्वरण, तो चंद्रमा होगा g/6 यानी 6वां हिस्सा, ठीक है ना। और किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का भी 1/6 भाग होता है। यानी गुरुत्वीय जी का मान भी 6वां हिस्सा और उसका जो भार है वो भी 6वां हिस्सा होता है। यानी सपोज कीजिए अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु 60 किलो की है, कितने की, 60 किलो की है, तो चंद्रमा कितना होगा, 6वां हिस्सा, 60/6 बराबर 10 किलो। यानी अगर पृथ्वी पर किसी का वजन 60 किलो है, उसको हम चंद्रमा पर ले जाएं तो वेट करें तो चंद्रमा वेट निकलेगा उसका केवल 10 किलो, यानी 6वां भाग। यानी गुरुत्व त्वरण जी का मान भी 6वां भाग होता है और उसके जो वजन होता है वो भी इसका 6वां हिस्सा पृथ्वी के होता है। 22वां है चाल। और चाल क्या है, कोई कहते चाल बराबर दूरी बटे समय। तो कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। एकांक, हम समयांतराल को 1 मान लें तो उसने जो दूरी तय की उसको बोलेंगे चाल। सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि हमने समय को एकांक मान लें 1 तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी हो जाएगी। तो एकांक समय में तय की दूरी को हम चाल कहते हैं। इसका मात्रक, दूरी का मात्रा हो गया मीटर और समय मात्रक होगा सेकंड, तो मात्रा होना इसका मीटर प्रति सेकंड। तीसरा पॉइंट है त्वरण, बोलते ए एक्सीलरेशन। त्वरण क्या है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं या ए कहते हैं। यानी वेग परिवर्तन की जो दर है उसकी, कि कितनी दर से, कितनी रेट से वो वेग में अपना परिवर्तन कर रहा है, तो वेग परिवर्तन दर को हम कहते हैं त्वरण। और सूत्र होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वेग का मात्रा हो गया मीटर प्रति सेकंड और समय का मतलब सेकंड, तो सेकंड 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 स्क्वायर हो गया, तो मात्रा बन गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस पर आपका 23वां पॉइंट हो गया कि त्वरण क्या है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 24। पहला है सदिश राशियाँ। सदिश राशि किसे कहते हैं, देखिए राशि होती है 2 तरह की, एक होती है सदिश राशियाँ और दूसरा होता है अदिश राशियाँ। पहले चलते हैं सदिश राशियों पर। इसका नाम से क्लियर है, सदिश। सदिश, दिश माने दिशा, सब माने सहित, यानी दिशा सहित। सदिश का अर्थ हुआ दिशा सहित वाली राशियाँ। तो जिस भौतिक राशि में परिमाण या कोष्ठक मात्रा तथा दिशा दोनों नियत हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं।
सदिश राशि मतलब जिसमें परिमाण यानी मात्रा भी हो उसकी और वो दिशा भी उसकी हो, उसको कहते हैं सदिश राशियाँ। एग्जाम्पल बल, वेग, विस्थापन, बलागुण, आवेग, संवेग और त्वरण। अगली 25 है अदिश राशियाँ। नाम क्लियर है इसका, अदिश। अदिश जिसमें दिशा न हो, यानी जिन राशियों में सिर्फ परिमाण यानी मात्रा होती है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण है चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा, etc। अब सुपर टेट में जब यहाँ भी सामान्य ज्ञान आता है, उसमें क्वेश्चन आता कैसे है, इसमें यह है आपको दे देंगे, राशि दे देंगे मिक्स करके कि चाल, दूरी, द्रव्यमान और चौथा बल। इन चारों में बताइए कौन सी सदिश राशि है, या फिर बल, वेग, संवेग और ताप, इसमें बता कौन सी अदिश राशि है। तो इसमें क्या करना है आपको, एक याद कर लीजिए, आप सदिश राशि याद कर लो बस, जो रह गई वो अदिश राशि हमारी रह जाएंगी। तो सदिश राशि मुख्यतः हैं हमारी कुल 7। कितनी है? 7। यही महत्वपूर्ण है, सदिश राशियों को परिभाषा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है इसके एग्जाम्पल्स कि कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है। आप सदिश राशि याद कर लीजिए, 7 शेष रहेगी वो अदिश रह गई। अब 4 कैसे क्लियर होंगे, 4 और 3 7 हैं। तो देखिए 4 तो हैं बापर और 3 आवेग, संवेग और त्वरण। अभी मैं तो साथ साथ आपको याद करा दूंगा। 4 बापर हैं, पहला बल, दूसरा वेग, तीसरा बाप है विस्थापन और चौथा बलागुण। ये चारों बाप हो गई, कौन सी? बल, दूसरी बाप है वेग, तीसरा बाप विस्थापन और चौथी बलागुण। अब जो 3 रह गई वो दूसरा वेग है, इस वेग के ही समकक्ष हैं, यानी आवेग और समवेग हैं, दोनों वेगी, आवेग और संवेग। और लास्ट रहेगा त्वरण। त्वरण बोलते हैं एक्सीलरेशन को, यानी ए। तो क्लियर हो गया, 4 बापर हैं और 2 वेग वाली और 1 त्वरण, यानी 4 बात कौन सी? बल, वेग, विस्थापन, बलागुण। बल, वेग, विस्थापन, बलागुण, 4 बागी हो गई, 2 वेग वाली यानी आवेग और संवेग, और अंतिम 7वीं रह गई त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो आपको 7, बस आपको 7 याद करनी है। या आपको अदिश राशि याद ना करें, केवल आपको सदिश याद कर लें, और जो सदिश में नहीं हो तो समझ लो वो अदिश है। जो सदिश में नहीं है इन 7 में, उसका क्लियर होगा वो किस में आएगी? अदिश में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता परीक्षा में। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो ढूंढिए में 4 में कौन सदिश है या 4 में कौन सी एक अदिश है। तो वो सदिश याद होने चाहिए, 4 बा वाली, बल, वेग, विस्थापन, बलागुण, आवेग, संवेग और त्वरण। बस छांट लीजिए, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर का आधारित है? जो वॉशिंग मशीन होती है जिसमें कपड़े धुले जाते हैं, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी इसमें वो घूमता है, इसमें ये घूमता है, कपड़े घूमते हैं तेज। तो जो चीज घूमने वाली चीज है वो सारी किस होती है? अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर। अपकेंद्रण यानी केंद्र की ओर लगने वाला बल, है कि नहीं? जैसे हम एक किसी गोल चीज को, ठोस चीज को एक धागे से घुमाएं, धागे से बांध दें, फिर से घुमाएं, तो घूम तो रहा है, लेकिन बल कहाँ लग रहा है? बल लग रहा है उसका, हम ये पकड़े धागा उस पर, बल कहाँ लग रहा है? हमारे, यानी इसको केंद्र मान लीजिए। जैसे ये पूरा वृत्त बन जाएगा ना, तो ये हो गया केंद्र, वो होगा अपकेंद्रण बल, यानी केंद्र की ओर लगने वाला बल। तो जो वॉशिंग मशीन है, ये जो कार्यप्रणाली, कौन सी कार्यप्रणाली? यानी कपड़े को धोने वाली कार्यप्रणाली, ये किस पर निर्भर है? ये सिद्धांत पर है, किसके? अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन नंबर 27, रेडियो तरंगों की चाल कितनी होती है? जो रेडियो तरंगें होती हैं उनकी चाल कितनी होती है? तो उनकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी रेडियो तरंगों की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला है 28 में कि सरल आवर्त गति में जो त्वरण होता है, ए एक्सीलरेशन, त्वरण किसके समानुपाती होता है? यानी सरल आवर्त गति वही वाली इधर उधर चलता है ना, ये है ना, तो ये गति क्या कहलाती है? यहां से ये आया, यहां से ये आया, ये होगी हमारी सरल आवर्त गति।
तो इसमें जो त्वरण आया एसिलरेशन, त्वरण मतलब ए, एसिलरेशन ए किसके समानुपाती है? तो जो त्वरण समानुपाती होता है हमारे विस्थापन के, यानी त्वरण प्रोपोर्शनल टू विस्थापन, यानी किसके, यानी त्वरण के समानुपाती होता है, आंसर लिखेंगे हम विस्थापन के। 4 ऑप्शन दिए होंगे तो हमको टिक लगाना है किस पर? विस्थापन पर। यानी सरल आवत गति में जो विस्थापन होता है, विस्थापन क्या, यहाँ से हम लोग छोड़ी यहाँ पहुँच गई, यहाँ से यहाँ आ गई, तो क्या हुआ? विस्थापन। विस्थापन माने कुछ दूरी चली, तो ये विस्थापन किस पर, किसके समानुपाती है? ये समानुपाती है हमारा त्वरण या एसिलरेशन के, यानी त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है। प्रश्न नंबर 29 भारहीनता कब होती है? भारहीनता कब होती है? यानी पृथ्वी की एक, क्या बोलते हैं, ग्रेविटिकल फोर्स, यानी पृथ्वी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, इसे बोलते हैं गुरुत्व बल। और उस गुरुत्व बल का जो उस गुरुत्व बल के कारण ही हम खड़े हुए हैं, क्यों? हम पृथ्वी में खींच रही है, क्या हो रही है? हमें खींच रही है। और जब एक लिमिट तक होता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है वो एक लिमिट तक होता है, वो एक सीमा होती है, उस सीमा के ऊपर चला जाए तो वह हमको भारीनता अनुभव होगी, यानी हम आराम से अपने हवा में तैरते रहेंगे। यानी कब होती है? जब जी का मान कितना हो जाए? जी हो जाए हमारा 0, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है, बिल्कुल पृथ्वी जो बल लगा रही है वो अगर बल 0 हो जाता है तो हम भारहीनता का अनुभव कराएंगे। जो पृथ्वी का जो जी है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उस बल को एक लिमिट तक बल है, वो एक तल से एक लिमिट तक वो बल है, उस तक वो जी काम करता है। लेकिन यदि वो बल उससे लिमिट से ऊपर चले जाएं, यानी उस लिमिट से ऊपर क्या मतलब है? उस लिमिट से ऊपर जाने मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण जी का 0 हो जाना, यानी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का समाप्त हो जाना। तो जहाँ जी 0 हो जाएगा वहीं पर हम भारहीनता का अनुभव करने लगेंगे। तो आंसर होगा इसका, भारहीनता कब होती है? तो गुरुत्वाकर्षण यानी 0 होने पर, यानी जी इक्वल टू 0 होने पर। प्रश्न नंबर 30 भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? वैसे मोमबत्ती ज्वाला देखिए आपने, थोड़ी सी लंबी सी होती है, ऊपर को नीचे थोड़ा गोल सी, फिर ऊपर को थोड़ी लंबी सी, तो इस तरह ज्वाला होती है। कैसी होती है लगभग? जैसे जो मोमबत्ती जल रही है तो ज्वाला लगभग ऐसी जलती है, लंबी लंबी सी, इस तरह ज्वाला होती है। लेकिन अगर यहाँ जलाएंगे तो ज्वाला, लेकिन यदि हम अंतरिक्ष में जलाएं इसको, जहाँ मतलब भारहीनता है, तो क्या है, ये ऐसे होकर कैसे हो जाएगी? ये ऐसी गोल हो जाएगी, गोल बिल्कुल इस तरह की। तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की जो ज्वाला है, लौ है, उसका आकार कैसा हो जाएगा? गोलाकार। लेकिन अगर यहाँ पर अगर जलाएंगे तो कैसे होगी? ये लौ होती है लंबी सी, लेकिन यदि यहाँ पर भारहीनता हो जाएगी, ठीक है ना, तो आकार हो जाएगा गोलाकार। गोलाकार क्यों हुआ? क्योंकि ज्वाला गैसों के साथ ऊपर नहीं जाएगी, क्यों? वहाँ कोई माध्यम है नहीं, जब माध्यम नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल 0 है, तो ज्वाला जो है, जो ज्वाला है इसकी, वो गैसों के साथ ऊपर नहीं जाएगी, यानी वहीं की वहीं रहेगी। तो जो चीज़ वहीं की वहीं रह जाती है उससे वो होती है आकार गोलाकार। तो कैसा आकार होगा? गोलाकार। प्रश्न नंबर 31 पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित करने पर क्या होगा? कोई पिंड है, उसको चंद्रमा से पृथ्वी पर ले आवें तो क्या होगा? ये कह रहा है कि कोई पिंड, कोई भी पिंड हो सकता है, वो चंद्रमा पर है, सब रखा हुआ है, और उसको हम चंद्रमा से ले आते हैं पृथ्वी पर, तो उस पिंड में क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आंसर है इसका, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ेगा तथा मात्रा परिवर्तित रहेगी। उसका जो वजन था उसका बढ़ेगा, और उसकी जो मात्रा थी, मात्रा तो वही रहनी है, मात्रा तो न कम होगा न। पिंड अगर इतना बड़ा है चंद्रमा पर, तो नीचे लाएंगे ये थोड़ी इतना बड़ा हो जाए। अगर वो इतना बड़ा है वो चंद्रमा पर, तो पृथ्वी पर भी वो इतना बड़ा ही रहेगा, यानी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी मात्रा में, सॉरी, मतलब मात्रा में कोई इसका चेंज नहीं होगा, मात्रा तो रहेगी। अगर 1 किलो का 1 kg का पिंड है तो चंद्रमा पर, तो पृथ्वी पर भी वो 1 kg का ही रहेगा, मात्रा तो ही रहेगी, लेकिन उसकी जो वेट है, उसका भार है, वो बढ़ जाएगा। ये एक क्वेश्चन आ चुका है, कितना भार होता है चंद्रमा पर? जो पृथ्वी भार का 6वां हिस्सा, 1/6 चंद्रमा पर। तो क्या होगा उसका, जब यहाँ लौट वापस लेके आएंगे तो उसका भार बढ़ेगा, कि वहां भारीनता स्थित हो जाती है। 32 वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हम वस्तु की मात्रा बदल दें,
यानी कुछ 1 किलो हुआ तो 2 किलो कर दें, 2 किलो हुआ तो उसकी आधा किलो कर दें। तो मात्रा बदलने से कौन कौन सी बदल जाती, कौन सी नहीं बदलती? तो फिर एक ही चीज़ नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती? वह उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व। और बाकी इसके अगर इसकी मात्रा बदल जाएगी, यानी 1 किलो की चीज़ आधा किलो में कर दें तो उसका आयतन भी बदलेगा, उसका भारी बदल जाएगा, उसका द्रव्यमान, सब कुछ बदल जाएंगे, लेकिन उसका घनत्व मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु का अगर मात्रा बदल दो तो उसका घनत्व या डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी डेंसिटी वही रहेगी। जो 1 किलो पदार्थ की डेंसिटी थी वही रहेगी, आधे किलो की भी डेंसिटी वही रहेगी, 50 ग्राम कर दें तो भी डेंसिटी वही रहेगी, 10 ग्राम कर दें तो भी डेंसिटी वही रहेगी। यानी मात्रा बदलने से उसके घनत्व यानी डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला है, अंतिम प्रश्न है ये चैप्टर 2 का, प्रश्न 33 न्यूटन के गति के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से नियम दिए हैं? 3 नियम। पहला नियम है जड़त्व का नियम, इसको या गैलीलियो का नियम। इसको गैलीलियो नाम से बहुत कम जानते हैं। जो जड़त्व का नियम तो सब जानते हैं कि न्यूटन के पहले नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। लेकिन इसको गैलीलियो का नियम बहुत कम जानते हैं। तो याद कर लीजिए कि पहले नियम 2 नाम है, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम है बल का समीकरण, यानी दूसरे नियम में कोई नियम नहीं है, एक तरह बल का समीकरण बनता है इस समय, फोर्स का, एफ का। और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, जड़त्व का नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम ये कहलाता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और यदि गति कर रही है, गतिमान अवस्था में, तो गतिमान गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दोबारा समझिए पहले नियम को, किसको? जड़त्व के नियम को, या गैलीलियो नियम क्या कह रहा है, या न्यूटन का पहला नियम जड़त्व नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और यदि गतिमान है तो गति ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। अब देखिए क्या नियम, जड़त्व नियम कहाँ लागू होता है? जैसे मान लीजिए हम किसी बस में बैठे हैं, बस खड़ी हुई है बस स्टैंड पर और हम बस में बैठे हुए हैं, तो बस रुकी हुई है, हमारा शरीर रुका हुआ है। यदि बस अचानक चल दे, बस अचानक चल दे तो क्या होता है? हमको पीछे की ओर कहाँ लगेगा? जैसे हम बैठे हैं और बस चल दी तो पीछे की ओर एकदम झटका हमें लगेगा। क्यों लगा? जब बस स्थिर है तो हमारे पैर कहाँ हैं? हमारे पैर भी बस के संपर्क में है, नीचे ऊपर शरीर संपर्क नहीं है डायरेक्टली, लेकिन पैर हमारे बस के संपर्क में है। तो बस जब चल देती है तो पैर चले, हम पैर तो हमारे बढ़ गए एकदम, हमारे पैर तो बढ़ गए, लेकिन ऊपर शरीर हमारा वो नहीं बढ़ा, वो वही स्थिर रहना चाहता है, तो एकदम वो पीछे को हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए इसी में, यदि मान लो बस चल रही है, अचानक ड्राइवर लगा दे इसमें ब्रेक, क्या होगा? हम जब बस चल रही है और ड्राइवर क्या लगा दे इसमें ब्रेक, तो एकदम हम आगे क्यों गिरते हैं? गिरते हैं नहीं गिरते हैं? क्यों गिरते हैं? जब बस चल रही है तो हमारा शरीर भी उसी वेग से दौड़ रहा है बस के साथ साथ। अब बस ने ब्रेक लगा दी है तो हमारे पैर संपर्क में है बस के, तो पैर तो हमारे रुक गए, लेकिन हमारा ऊपर का शरीर है वो हमारा अभी गति करना चाहता है, तो वो हमारा आगे को हो जाता है। तो जड़त्व के नियम का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, पहला नियम। दूसरा नियम है, दूसरा बल का समीकरण, यानी दूसरा नियम क्या है न्यूटन का? वो बल का समीकरण है कि F = m × a, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। m फॉर मास यानी द्रव्यमान, a फॉर एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो दूसरा नियम प्रॉपर नियम नहीं है, एक सूत्र है कि F = ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी एक होती क्रिया, एक होती प्रतिक्रिया, यानी हम जो क्रिया कर रहे हैं उसका जो हमें वापस मिल रहा है उसे कहते हैं प्रतिक्रिया। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या कहता है कि ये हमारी 2 वस्तुएं हैं, एक ये है और एक ये वस्तु है। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जो बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल उसके विपरीत दिशा में लगाती है। दोबारा समझिए, मान लो कि 2 वस्तुएं हैं और दोनों आपस में क्या लगा रही, बल लगा रही है एक दूसरे पर। तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है
उतना ही बल दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उसके विपरीत दिशा में लगाती है। इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका एग्जाम्पल है जैसे बंदूक से गोली चलाएं। क्या चलाएं? बंदूक से गोली। तो क्या होता है, हमें एकदम झटका लगता है पीछे को। बंदूक में क्या लगेगा, चलाएंगे ना गोली, झटके से पीछे हटेगी थोड़ा हमारा। क्यों जब गोली गई आगे, गोली जब आगे झटक जाती है तो अपने उसके विपरीत प्रतिक्रिया वो बंदूक में देती है, तो बंदूक हमारी पीछे हट जाती है। गोली आगे गई और बंदूक पीछे आई। ये कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इस प्रकार आपका ये सुपर टेट में विज्ञान में पाठ 2 गति ये आपका पूरा हुआ। जो हमसे पहली बार जुड़े हैं तो बता दें, सुपर टेट का पहला पाठ हम दैनिक जीवन में विज्ञान ये हम पढ़ा चुके हैं। जिसको वो वीडियो देखनी है तो मेरे वीडियो की प्ले लिस्ट में जाकर के उनको विजिट कर ले। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक कर लें, ठीक है ना। और मेरे चैनल आर के सस मंत्रा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।